channel, Luminar. So guys, in the previous videos of English, we studied about sentences, types of sentences and the two main components of sentences. We studied that any group of words, when combined together to convey a meaningful message, is called a sentence. जब भी बहुत सारे वर्ड्स एक साथ कंबाइन होके एक मीनिंगफुल मैसेज हमें कन्वे करते हैं तो वो सेंटेंस होते हैं. Sentences can be spoken in four ways. Either we can ask questions, or we can express a strong feeling or emotion, or we can make a request or give a command, or express a general statement. So ये चार तरीके हैं जिससे हम sentences को घुमा फिरा के बोलते हैं. Every sentence can be broken into two main parts. Every sentence can be broken into two main parts, and those parts are subject and predicate. Subject is that part of the sentence about which we talk. Subject कौन सा पार्ट है जिसके बारे में बात होती है, और जो भी उस चीज के बारे में कहा जाता है वो predicate होता है. हर सेंटेंस में सब्जेक्ट और predicate दोनों होते हैं. For example, Riya speaks English. Now this is a sentence. In this sentence, subject is Riya. Predicate is speaks English. Now सब्जेक्ट में तो चलो रिया के बारे में बात हो रही है, एक वर्ड है, लेकिन प्रेडिकेट में दो वर्ड्स हैं. कुछ सेंटेंसेस में प्रेडिकेट में 5 वर्ड्स होंगे, कुछ में 6 वर्ड्स होंगे. ये वर्ड्स क्या हैं? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज वर्ड्स इन अ सेंटेंस? ये वर्ड्स हम सेंटेंसेस में कहाँ प्लेस करें ताकि सेंटेंस हमारा मीनिंगफुल हो, ज्यादा इफेक्ट हो सेंटेंस के मीनिंग का. तो इन चीजों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे. To have fluency while speaking in English, यानी जब इंग्लिश बोलते हैं तो फ्लुएंसी होने के लिए, and to write correct English, अच्छी सही इंग्लिश लिखने के लिए बहुत जरूरी है कि हम ग्रामर के रूल्स को समझें, वर्ड्स की प्लेसिंग को समझें. ये जो हम बोलते हैं इंग्लिश में, that is action is called as speaking. Speak. The name of this action is called as speech. To give speech. इस स्पीच में यानी कि इस स्पीच में जब हम एक सेंटेंस बोलते हैं बहुत सारे वर्ड्स यूज होते हैं. वो वर्ड्स क्या होते हैं, उनको कहाँ कैसे यूज करना है, उन्हें हमें जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच. यानी हर स्पीच में कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ कंपल्सरी होते हैं, कुछ ऑल्टरनेटिवली यूज होते हैं, कुछ कभी यूज होते हैं कभी नहीं यूज होते हैं. सो व्हाट आर दोज पार्ट्स ऑफ स्पीच? So in this video, we will give a brief introduction about all the parts of speech, and then later in other videos, we will discuss each part of speech in detail. So let's start with our parts of speech. So let's first see what are the parts of speech. Okay? Those 8 parts of speech are noun, pronoun, adjective, verb, adverb, conjunction, preposition, and the last interjection. Now these parts of speech are the important parts of speaking. While we are speaking, some of them we are using in every sentence, and some of them are used according to their need, and few of them are used alternatively. So we will study कि कौन कैसे यूज होता है. Now generally आपसे कोई नहीं पूछेगा नेम पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर अंडरस्टैंडिंग के लिए है, लर्निंग के लिए नहीं. इंग्लिश ग्रामर इसलिए समझना जरूरी है क्या ताकि हम करेक्ट इंग्लिश लिख सके, बोल सके, और उसके लिए हमें रूल्स को समझना जरूरी है, उसको रट्टा नहीं मारना है. सो दैट इज वन बेसिक थिंग. जनरली हमारी गलती क्या होती है, हम इंग्लिश ग्रामर को रट्टा मारना शुरू कर देते हैं. बट फिर भी अगर कभी किसी एग्जाम में या किसी बंदे ने आपसे पूछ लिया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम बताओ, आप कैसे याद करेंगे? देयर आर 2 वेज. एक शॉर्टकट फॉर्मूला है और एक थोड़ा लंबा सा फ्रेज जो मैंने डिफाइन किया है. आप चाहें तो आप भी कुछ डिफाइन कर सकते हैं अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से. अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ साइड में मैंने लिखा है वेन कैप. ऑब्वियसली ये इसी ऑर्डर में तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको नेम्स पता चलेंगे इससे. वर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, नाउन, कंजंक्शन, एडवर्ब, प्रोनाउन, preposition. This is one way, and the other way is no prince can allow vicious interest among people. जितने भी वर्ड्स यहाँ पे हैं वो सब एक एक पार्ट ऑफ स्पीच का नाम बता रहे हैं.
No means noun, prince means pronoun, can means conjunction, allow means adjective, wishes means verb, interest means interjection, among means adverb, and people means preposition. So these are the 8 parts of speech. Now we will study each one of them one by one. The first part of speech which I would like to discuss here is noun. Noun is the name of anything present in this world, be it a person, a place, an animal, a thing, and name of the action. किसी भी चीज का नाम इस दुनिया में नाम is noun. ऐसे भी याद रख सकते हैं, name noun, नाम noun, न नाउन जो है वो किसी भी चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं. जैसे स्पीक एक एक्शन है, लेकिन स्पीच क्या हो गया हमारा, नाउन. बोलने के एक्शन के नाम को हम क्या कहते हैं, स्पीच. तो किसी भी चीज का नाम वो हमारा हो गया नाउन. अब नाउन जो है वो किसी भी सेंटेंस में सिर्फ 2 ही फॉर्म में प्रेजेंट होगा. वो 2 फॉर्म कौन से होंगे, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बारे में तो हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं कि जिस भी चीज के बारे में बोला जाता है, द थिंग अबाउट विच वी टॉक इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. बट व्हाट इज द ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. ऑब्जेक्ट क्या है ये डिटेल में तो हम आगे ग्रामर में पढ़ेंगे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कहाँ यूज होता है, कहाँ नहीं होता है. नहीं होता है तो उसको क्या कहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं. बट फिलहाल ब्रीफ में आपको बताती हूँ कि ऑब्जेक्ट क्या है. So Shreya eats chocolate. Here the subject is of course Shreya. क्योंकि श्रेया के बारे में बात हो रही है. श्रेया क्या कर रही है, खा रही है, eats. लेकिन क्या खा रही है, चॉकलेट खा रही है. So Shreya is eating chocolate. तो श्रेया के एक्शन का असर कहाँ हो रहा है, चॉकलेट पे. तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, चॉकलेट. So हमारे इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो चॉकलेट हुआ. तो ऑब्जेक्ट हर सेंटेंस में तो होता नहीं है. अगर किसी सेंटेंस में होता है तो ऑब्जेक्ट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसपे सब्जेक्ट के एक्शन का असर होता है, जिसपे सब्जेक्ट काम करता है. वो पार्ट जो है, वो चीज जो है वो ऑब्जेक्ट होती है. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें हम देखेंगे कि एक नाउन या प्रोनाउन बिगिनिंग में भी होगा, एक नाउन या प्रोनाउन लास्ट में भी होगा. तो वो क्यों होता है, क्योंकि एक उसमें सब्जेक्ट होता है, एक उसमें ऑब्जेक्ट होता है. सो नाउन कैन बी ईदर द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट इन अ sentence. It can only play these 2 roles, subject and object. And object is not compulsory in every sentence, but subject is compulsory in every sentence. कोई भी sentence इस दुनिया में सब्जेक्ट के बिना नहीं होता है. सब्जेक्ट होगा ही, चाहे वो इम्प्लाइड फॉर्म में ही क्यों ना हो. ये तो हमने पहले भी पढ़ा है. तो यहाँ पे नाउन जो है वो सब्जेक्ट के फॉर्म में होगा. और कोई पार्ट ऑफ स्पीच है क्या जो सब्जेक्ट के फॉर्म में आ सकता है कि नहीं, लेट्स सी फर्दर. नाउ नेक्स्ट इज प्रोनाउन. Pronoun, as you can see here, it's pro plus noun. That means for noun, in place of noun. मतलब एक ऐसा वर्ड जो नाउन को रिप्लेस कर दे वो होगा प्रोनाउन. यानी कि नाउन की जगह पे जो भी वर्ड हम यूज करें वो प्रोनाउन होगा. नाउन को सिर्फ प्रोनाउन ही रिप्लेस कर सकता है. ठीक है, नाउन की जगह हम कोई और पार्ट ऑफ स्पीच नहीं डाल सकते हैं. A word which replaces noun in a sentence is called as pronoun. Pronoun की जरूरत क्यों पड़ी? Now that we will discuss. Now here we see 3 sentences talking about the same person, Pia. Pia is a good girl. Pia studies regularly. Pia loves stories. कभी कभी क्या होता है, बार बार पिया 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 रेपिटेटिव हो रहा है ना, तो वहां पे क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन होता है हमारे पास प्रोनाउन. पिया इज अ गुड गर्ल. अब सेकेंड पिया की जगह हमने लगा दिया शी. थर्ड पिया की जगह भी हमने लगा दिया शी. सो यहाँ पे हो गया पिया इज अ गुड गर्ल, शी स्टडीज रेगुलरली, शी लव्स स्टोरीज. ये होता है प्रोनाउन का फंक्शन. पिया गर्ल थी इसलिए शी लगाया. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं प्रोनाउन के. आई, मी, वी, आर, अस, he, she, it, they, them, you, your, etc. Pronouns are also of various types.
which we will discuss when we will do pronoun video. जब भी हम प्रोनाउन का वीडियो करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे. प्रोनाउन का फंक्शन क्या है? नाउन को रिप्लेस करना. तो प्रोनाउन भी किसी सेंटेंस में कैसे यूज होगा? सोचिए, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह ही किसी सेंटेंस में यूज होगा. यानी कि या तो वो सब्जेक्ट होगा जब वो नाउन को सब्जेक्ट में रिप्लेस करेगा, या वो ऑब्जेक्ट होगा जब वो नाउन को ऑब्जेक्ट में रिप्लेस करेगा. Koel loves ice cream, for example. Now this sentence has both Koel and ice cream, subject and object. Now in the next sentence, when we are speaking about Koel only and ice cream only, she eats it every day. So Koel is replaced by she and ice cream is replaced by it. तो इस तरह से प्रोनाउन भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह ही यूज होता है. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच and that is verb. Verb are action words. जो भी हम काम करते हैं, जो भी मैं भी बोल रही हूँ, बोलना भी क्या है? एक एक्शन है. मैंने लिखा, लिखना भी क्या है? एक एक्शन है. So any action word is verb. Verb is the very important component of any sentence. जैसे हमने पहले पढ़ा, नाउन और प्रोनाउन को हम ऑल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं. कहीं नाउन यूज होगा, कहीं प्रोनाउन यूज होगा इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, बिकॉज सब्जेक्ट इज द कंपल्सरी पार्ट ऑफ द सेंटेंस. लेकिन वर्ब एक ऐसा पार्ट है जिसको हम ऑल्टरनेटिवली किसी के साथ रिप्लेस कर ही नहीं सकते हैं. वर्ब इज दैट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ अ सेंटेंस विच इज ऑलवेज प्रेजेंट इन अ सेंटेंस. हर सेंटेंस में वर्ब प्रेजेंट होता ही है. बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं होता है. यहाँ देखिए, आई ईट, ईट इज अ वर्ब. शी प्लेज, प्लेज इज अ वर्ब. Now here in the third sentence, I am a boy. You may think यहाँ तो कोई एक्शन नहीं हो रहा है. ऐसा नहीं है, यहाँ भी है verb. Am is a verb. थोड़ा डिफरेंट काइंड का verb है. वो कैसा verb है, क्या है? कि verb बहुत वास्ट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का. जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें 5, 6, 7 पता नहीं कितने वीडियोस लग जाएंगे. तो verb जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हर सेंटेंस में verb होता है. verb सेंटेंस को फिनिशिंग टच देता है. जैसे जब हम बोलते हैं आई अ बॉय, तो मैं लड़का, बट मैं लड़का हूं, वो हूं जो है वो इस एम से आता है. ओके. शी इज अ गर्ल, वो लड़की है, दैट इज से है आता है. ठीक है. तो वर्ब जो है वो किसी भी सेंटेंस को फिनिशिंग टच देता है. नाउ ट्राई टू रिकॉल सिंस मॉर्निंग हाउ मेनी एक्शंस हैव यू डन? ब्रश, bathe, eat, drink, play, sleep, cook, write, read, study, speak, teach, etc. ये कुछ वर्ब के एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, कुछ एक्शन वर्ड्स के. आपको और आते हैं तो प्लीज राइट देम इन द कमेंट बॉक्स. एंड वर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी सेंटेंस. नो वर्ब मीन्स नो एक्शन, नो एक्शन मीन्स नो मीनिंग, एंड नो मीनिंग मीन्स no sentence. So any sentence in this world cannot exist without verb. Next part of speech is adjective. Adjective is that part of speech which describes noun or pronoun. Noun और pronoun किसी भी sentence में क्या होंगे? Subject या object. तो जो भी part जो है sentence का, वो हमें subject या object के बारे में कुछ extra information देगा, वो होगा हमारा adjective. जब वो हमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा, यानी जो नाउन और प्रोनाउन के फॉर्म में है, तो होगा वो हमारा एडजेक्टिव. जैसे दिस इज अ हाउस. अब इस हाउस को हमने थोड़ा स्पेसिफिक करना है, तो हमने यहाँ लिख दिया दिस इज अ बिग हाउस. तो अब हमें हाउस के बारे में थोड़ी सी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है कि ये हाउस कैसा है, बड़ा है, बिग है. नीनाज हेयर इज ब्लॉन्ड. नीना के हेयर कैसे हैं? ब्लॉन्ड है. तो इन सेंटेंसेस में बिग और ब्लॉन्ड क्या है? एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव्स आर नॉट कंपल्सरी. जैसे वर्ब जो है वो कंपल्सरी था, सब्जेक्ट कंपल्सरी था जिसमें नाउन और प्रोनाउन ऑल्टरनेटिवली यूज हो रहा था, लेकिन एडजेक्टिव कंपल्सरी नहीं है. एडजेक्टिव जो है जब हमें नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में थोड़ा ज्यादा डिटेल में बताना होता है, उस पॉइंट पे हम एडजेक्टिव को यूज करते हैं. एडजेक्टिव क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन प्रेजेंट इन अ सेंटेंस. वो उनकी क्वालिटीज को बताता है
This can be understood here with this example as well. Those shoes are mine. तो मान लीजिए वहां पे 3-4 पेयर हैं शूज के, कैसे पता चलेगा? Now we add those red shoes are mine. तो अब हमें ज्यादा क्लियर हो गया कि कौन से शूज मेरे हैं, रेड शूज मेरे हैं. सो एडजेक्टिव जो है वो क्या करते हैं, हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में या फिर वी कैन से इट ऑल्टरनेटिवली सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ एडजेक्टिव्स आर रेड, ग्रीन, स्मॉल, बिग, ब्यूटीफुल, फैट, थिन, ओल्ड, न्यू, हॉट, कोल्ड, एटसेट्रा. मैंने कुछ एडजेक्टिव्स लिए हैं, आप चाहें तो और भी एडजेक्टिव्स देख सकते हैं, पता कर सकते हैं. And you can always share your knowledge with me in the comment box. Now next we come to adverb. Add plus verb. यहाँ आपको इससे भी समझ में आ रहा होगा, verb में कुछ add किया हुआ, additional. So here it describes any verb, adjective or any other adverb. Adverb वो पोर्शन होता है सेंटेंस का, ये भी एडजेक्टिव की तरह हर सेंटेंस में प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन जहां भी प्रेजेंट होता है इसका फंक्शन होता है वर्ब के बारे में थोड़ी और जानकारी देना, या एडजेक्टिव के बारे में थोड़ी और जानकारी देना, या किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में थोड़ी और जानकारी देना. सो एडवर्ब डिस्क्राइब्स एनी वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब. फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है, ही राइट्स. कैसे लिखता है? राइट्स तो ठीक है, लिखता कैसे है? ही राइट्स स्लोली. तो यहाँ पे स्लोली जो है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? राइट्स को. ही स्पीक्स, कैसे बोलता है? सॉफ्टली. सॉफ्टली किसको डिस्क्राइब कर रहा है? स्पीक्स को. नाउ ही गोज फॉर अ वॉक डेली. वॉक पे तो जाता है, लेकिन कब जाता है? डेली जाता है. तो ये डेली किसको डिस्क्राइब कर रहा है? वॉक को. तो जनरली हर सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है. ये एडजेक्टिव और एडवर्ब को भी करता है. ये हम तब डिस्कस करेंगे जब हम एडवर्ब्स एक्सक्लूसिवली डील करेंगे. फिलहाल आप सिर्फ इतना समझिए, एडवर्ब वो पार्ट है सेंटेंस का जो वर्ब को, एडजेक्टिव को या किसी और एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है, जैसे स्लोली, सॉफ्टली, डेली, ये सब. इनका मैक्सिमम एडवर्ब्स जो है हमारे वो ly से फिनिश होते हैं, बट वी हैव एक्सेप्शंस which we will discuss of course later. Example of adverbs are slowly, quickly, every day, daily, frequently, hurriedly, yearly, etc. So next part of speech is preposition. Pre plus position. Now preposition, as the name you can see, it tells us the position of any subject or object. A putting before, a fixing before. यानी कि किसी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के पहले हम एक छोटा सा वर्ड यूज करते हैं, वो हमें उसका या तो प्लेस बताएगा, या डायरेक्शन बताएगा, या टाइम बताएगा. वो होता है हमारा प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन देखने में तो बहुत छोटे छोटे वर्ड्स हैं, लेकिन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं. कहाँ पे क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है, डिटेल में तो जब हम प्रेपोजिशन करेंगे तब जानेंगे. लेकिन फिलहाल हम सिर्फ प्रेपोजिशन का मेन फंक्शन ये जान लेते हैं कि प्रेपोजिशन टेल्स अस द टाइम, प्लेस और डायरेक्शन ऑफ any object or subject present in the sentence, and it is basically used just before a subject or the object of a sentence. For example, in this sentence, Sia is standing on the stage. तो अगर हम सीधा बोले Sia is standing the stage तो समझ में नहीं आएगा, पर कहाँ पे खड़ी है? On the stage, स्टेज के ऊपर. तो ये हमें पोजीशन बता रहा है सिया का. तो यहाँ आप देखिए सिया का पोजीशन हमें यहाँ से पता चल रहा है. I will see you at 7 o'clock. I will see you 7 o'clock. अगर ये सेंटेंस होता तो क्या कुछ समझ में आता? बट 7 o'clock पे मिलूंगा, तो वो पे जो है वो इस at से क्लियर हो रहा है. सो प्रेपोजिशन जो है वो हमारे मीनिंग को ज्यादा क्लियर करता है, ज्यादा स्पेसिफिक करता है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ टाइम, प्लेस एंड डायरेक्शन. Examples of preposition are from, of, at, in, on, above, below, since, to, etc. There are more than 100 prepositions. इनको कब, कहाँ, कैसे यूज करना है डिस्कस तो करेंगे ही, पर जितना ज्यादा आप डिस्कशन के बाद प्रैक्टिस करेंगे, इसके एक्सरसाइजेस करेंगे, उतना ज्यादा ये आपको क्लियर होंगे. क्योंकि एग्जाम में हम सबसे ज्यादा कहीं फंसते हैं तो यूज ऑफ प्रेपोजिशन में ही फंसते हैं. नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज कंजंक्शन. कंजंक्शन आर दोज वर्ड्स. जंक्शन का मतलब क्या होता है? मेन पॉइंट्स. कंजंक्शन मीन्स कॉन्जॉइनिंग मेन पॉइंट्स.
तो कंजंक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं या दो फ्रेजेस को ज्वाइन करते हैं। यूनियन और ज्वाइनिंग, कंजंक्शन का मतलब होता है यूनियन और ज्वाइनिंग। क्या होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, अगर कंजंक्शन ना हो तो हम n नंबर ऑफ स्मॉल सेंटेंसेस बोलते जाएंगे, लेकिन कंजंक्शन होने से हम इन सारे सेंटेंसेस को कंजंक्शन की हेल्प से ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन करके एक सेंटेंस बना सकते हैं। हाँ, कंजंक्शन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उनसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बनते हैं। वो क्या है वो तो हम लेटर फेज में जब हम कंजंक्शन का वीडियो करेंगे तब देखेंगे। कंजंक्शन की हेल्प से हम कई बार एक सेंटेंस में 2-3 आइडियाज प्रेजेंट कर पाते हैं। Now how we do it or how life has become easier because of conjunctions, that we will see. Again, it is not a compulsory part of a sentence because there are sentences without conjunction, but yes, a very necessary part. Necessary in the sense कि conjunction होने से sentences जो है वो दो सेंटेंस को हम एक साथ कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें एक छोटा सा सेंटेंस पूछना है किसी से या एक छोटा सा सेंटेंस बताना है, वहाँ कंजंक्शन की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर कुछ डिटेल में बताना है तो हमें कंजंक्शंस का बहुत जरूरत पड़ता है। नाउ हियर यू सी वी हैव 2 sentences, will you have tea, will you have coffee। अब कंजंक्शन नहीं है इस सेंटेंस में, इसलिए हमें 2 बार पूछना पड़ रहा है। लेकिन अगर वही कंजंक्शन हो जाए तो हम कहेंगे will you have tea और कॉफी, और हमारा क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। सिमिलरली सपोज राम गोज टू स्कूल फुल स्टॉप, सीता गोज टू स्कूल फुल स्टॉप, दोनों में एक ही बात बोली जा रही है तो अलग अलग सेंटेंस क्यों बोलना। कंजंक्शन की हेल्प से हम ये कह सकते हैं राम एंड सीता गो टू स्कूल। सो दिस इज द यूज ऑफ कंजंक्शन। बाय राइटिंग कंजंक्शंस we reduce 2 or 3 small sentences to one sentence and make it a more elaborate and descriptive sentence. Now examples of conjunctions are or, and, whom, who, but, if, since, when, etc. Interjection. Interjection is the last part of speech. इंटरजेक्शन का मतलब होता है इमोशंस और फीलिंग्स। तो हमारे जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम अपने स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं वो होते हैं हमारे इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस जो है वो लिखने से ज्यादा बोलने में यूज होते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरजेक्शंस आर ओह, आहा, आउच, वाओ, ये, हुर्रे, एटसेट्रा। ये वो वर्ड्स होते हैं जो हमारे फीलिंग्स और इमोशंस को बहुत स्ट्रांगली एक्सप्रेस करते हैं। इंटरजेक्शंस किसी किसी सेंटेंस में ही यूज होते हैं, बट दिस इज वन मेजर टाइप, दैट्स व्हाई वी हैव पुट इट इन द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो गाइज, दिस वाज इट अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड मैंने अभी सिर्फ ब्रीफ इंट्रो दिया है क्योंकि हर पार्ट ऑफ स्पीच में काफी कुछ है। सो वी विल बी डीलिंग विद ईच पार्ट ऑफ स्पीच इन वन वीडियो ईच। कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हो सकते हैं जिनमें हमें एक से ज्यादा वीडियो बनानी पड़े, बट मेरा मतलब एम्फेसिस जो है वो ये होगा कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।